वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। आज आप लोगों को जो टेस्ट था पिछले सैटरडे का वो एज होम असाइनमेंट मिल रहा है, तो उसको आप लोग अपने घर पे ले जा करके सॉल्व करेंगे। जो जो डाउट्स आता है वो पूछ लेंगे, ठीक है। और आज क्लास जो है वो 3:30 पे छूट जाएगी आपकी। 3:30, हाँ, बॉटनी की क्लास होगी, 3:30 पे छूट जाएगी। तो आज तो बिल्कुल लॉलीपॉप चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। सबको आता है ये चैप्टर, सबने सब 12th बोर्ड्स पास करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स, इस चैप्टर में हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स डील्स विथ दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स: रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। कुछ वैसे रिएक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही स्लो स्पीड पर होता है, विच टेक्स ईयर्स टू गो टू द कंप्लीशन स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। कुछ वैसे भी रिएक्शंस होते हैं जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। एग्जाम्पल, आयोनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। तो हमें इस चैप्टर में ना तो वैसे रिएक्शन से मतलब है जो कि बहुत स्लो होता है, ना ही वैसे रिएक्शन से मतलब है जो कि बहुत फास्ट होता है। इस चैप्टर में हम लोग वैसे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे विच टेक्स प्लेस विथ एवरेज रेट। और एवरेज रेट से कौन से रिएक्शंस होते हैं? रिएक्शन बिटवीन कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। अब कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट अगर करवाना है तो पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब आ जाइए रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लें। रेट ऑफ रिएक्शन, हम एक रिएक्शन लिख लें यहां पर। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of reactant, this is चलिए बातें बिल्कुल नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन का डायमेंशन क्या होगा? यूनिट क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो डायमेंशन आ गया यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। जैसे इसका यूनिट हो सकता है मोलैरिटी पर सेकेंड। मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है मोल्स पर लीटर। वैसे ही गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स। तो गैसेस के लिए हम इसको लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर्स पर सेकेंड। ठीक है।
चलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहां पर। हम मान लें यहां पर कि रिएक्टेंट का इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलर। इनिशियली प्रोडक्ट का क्या होगा? 0। अब सपोज हम आपसे बोल दें यहां पर कि 2 सेकेंड्स में रिएक्टेंट का 4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हो रहा है और 2 सेकेंड्स में रिएक्टेंट का 4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रहा है, तो था 10 मोलर और 4 मोलर कंज्यूम हो गया, तो 2 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट कितना बचा रह गया? 6। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है? 1:1। तो जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट खत्म कितना हुआ यहां पर? 4 मोलर, तो प्रोडक्ट 2 सेकेंड्स के बाद कितना बनेगा? 4 मोलर। Now rate of reaction in terms of concentration. This is change in concentration of reactant divided by time. Change in concentration क्या होता है? Final concentration minus initial concentration. Final concentration reactant का कितना है? 6. Initially है 10. Divided by time taken. Time taken हो गया यहां पर 2 seconds और ये आ गया कितना आ गया? -4/2। -2 यूनिट आ गया मोलैरिटी पर सेकेंड। सबको आई बात समझ में? अब क्या रेट का वैल्यू कभी नेगेटिव में हो सकता है? रेट या स्पीड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, हम पहले से माइनस साइन लगा करके रखेंगे। माइनस ऑफ माइनस यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस। सो व्हेनेवर रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट विल हैव टू प्लेस नेगेटिव साइन। अगर हम यहां पे निकाल ले रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ये हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फिर से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का कितना है? 4, इनिशियल है 0, तो यह आ गया 4 - 0। टाइम टेकन फिर से है 2 और ये आ गया 2 मोलर पर सेकेंड। एक ही रिएक्शन के स्पीड की बात कर रहे हैं, एक ही रिएक्शन है हमारे पास, तो यहां पर स्पीड का वैल्यू हम रिएक्टेंट के टर्म्स में निकालें या प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालें, एक ही वैल्यू आना चाहिए। क्लियर? अब इसी को सपोज हम यहां पर इस तरीके से लिख दें, इस तरीके का एक रिएक्शन है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलर। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर रिएक्टेंट का 4 मोलर कंज्यूम हो गया, यहां पे बच गया 6 मोलर। तो 2 सेकेंड में रिएक्टेंट का कितना कंज्यूम हो रहा है? आप आगे आइए बच्चे, यहां पे आइए। ठीक है, अब पूरा ध्यान यहां पे लगा दीजिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है? 1:2। तो जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उसका डबल प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट यहां पर खत्म कितना हुआ है? 4, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? 8। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन 2 सेकेंड्स विल बी 8 मोलर। इनिशियली ये तो है 0। हम निकाल लें यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट।
दिस इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। नेगेटिव साइन लगा लिए। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। नेगेटिव ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल। So change in concentration of reactant, this will be initial minus final, 10 minus 6 divided by time, और ये आ गया 2 मोलर पर सेकेंड। हम निकाल ले रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। दिस विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। Change in concentration of product, final minus initial, 8 minus 0 divided by time taken, और ये आ गया 4 मोलर पर सेकेंड। रिएक्टेंट के टर्म्स में आया 2, प्रोडक्ट के टर्म्स में आया 4, वैल्यूज अलग अलग। रेट का वैल्यू या स्पीड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। नेगेटिव ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेगेटिव ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है। ये क्या आ गया? इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां पर कितना है रिएक्टेंट का? 10। फाइनल कितना है? 6। तो 10 माइनस 6 ये कितना आ जाएगा? +4। समझ गए? वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए ही पहले नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में वैल्यू अलग अलग आ गया, मगर एक ही रिएक्शन की बात हो रही है तो वैल्यू तो एक ही आना चाहिए। अब प्रोडक्ट के टर्म्स में भी सेम वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू डिवाइड बाय 2, और जो कोफिशिएंट है अगर हम उससे डिवाइड कर दें तो यहां पर भी वैल्यू सेम आ जाएगा। तो रेट एक्सप्रेशन लिखते वक्त हम 2 बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला, अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, देन विल हैव टू टेक नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव क्वांटिटी। दूसरी बात, अगर कोफिशिएंट्स अलग अलग है देन रेट एक्सप्रेशन हैज टू बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? to get the same value of rate of reaction in terms of all reactants and all products. अब जैसे अगर हमारे पास रिएक्शन है, अब यहां पर अगर हम लिख लें रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए, तो ये आ जाएगा -1/a dA/dt। बी के टर्म्स में ये हो जाएगा -1/b। सी के टर्म्स में हो गया +1/c, और डी के टर्म्स में हो गया रिएक्टेंट के टर्म्स में नेगेटिव साइन लगेगा, कोफिशिएंट्स अलग है तो कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, ये 2 तरीके की बात करते हैं यहां पर रेट का। एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है?
एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, और एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रिएक्शन का स्पीड होगा उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। अब जैसे ये बच्ची है, अभी इसको मैंने बोल दिया कि फुल स्पीड 62 मेट्रो तक दौड़ के जाइए यहां से, क्या होगा? यहां से दौड़ना स्टार्ट की कितने स्पीड से? मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? सबको दिखा देना मैं कितना तेज भागती हूँ। अब उसके बाद जैसे ही नीचे उतरी थक गई, प्रोफेशनल तो है नहीं, बाहर थोड़ा आगे बढ़ी और धूप है, अब उसके बाद फिर सोते सोते जा रही है। मतलब क्या होगा इसके साथ? हर मोमेंट पे इसका स्पीड चेंज कर रहा है। मेट्रो तक पहुंचने में सपोज इसको लग गए 20 मिनट, तो कम से कम लगेगा इसको। ठीक है? तो अगर आपसे पूछे कि इसका स्पीड क्या है, तो आप क्या निकालेंगे? टोटल टाइम टेकन। हर मोमेंट पे स्पीड तो चेंज कर रहा है, और डिस्टेंस मान लीजिए यहां पर है 1 किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड्स, यही आ गया इसका स्पीड। तो क्या ये इसका एक्चुअल स्पीड बता रहा है? ये बस हमें क्या बता रहा है? इसका एक एवरेज वैल्यू। मगर यहीं पर आपसे अगर हम पूछ लेते कि 19 मिनट और 19 मिनट 1 सेकेंड, ये वाला जो टाइम गैप है, इसमें इसका स्पीड क्या है वो बताइए। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो इसका स्पीड होगा वो इसका एक्चुअल स्पीड होगा। तो जब हम टाइम ड्यूरेशन को बहुत शॉर्ट कर देंगे तो वहां पे जो भी आप स्पीड का वैल्यू निकालेंगे वो एक्चुअल स्पीड होगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पर। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में बेटर मेथड कौन सा होगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन गिव्स अस ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन at a particular instant of time, whereas average rate will give us only average value. Average rate of reaction, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है? हम एक ग्राफ प्लॉट कर लें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। किस तरीके का आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज विथ टाइम, ये है मान लीजिए T1 टाइम, ये है T2 टाइम। T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन है C1 और T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन है C2। अब अगर हम निकाल लें यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1? वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए। C1 और C2 में ज्यादा कौन सा है? C1। और रिएक्टेंट के लिए जब भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहां पर C1 माइनस C2। टाइम कितना लेंगे? T2 माइनस T1। सबको आई बात समझ में? ठीक है? फिर से सेम ग्राफ प्लॉट कर ले।
अब मान लीजिए हमें इस इंस्टेंट पर निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ग्राफ को जहां पे टच करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। Now slope of the tangent, this will give us instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate, this will be equal to slope of the tangent. Slope of tangent कितना होगा यहाँ पर? tan theta, and tan theta is perpendicular by base. यह आ जाएगा dc अपॉन dt। तो यहां तक तो हमने देख लिया रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहीं पर हम बात कर लें एक हम इस तरीके से रिएक्शन लिख लेंगे। चलिए परिधि, ये बताइए क्या यहां पर जितने स्पीड से रिएक्टेंट खत्म होगा उतने ही स्पीड से प्रोडक्ट भी बनेगा? और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट and rate of formation of product in this case will be same or different? Different. क्यों? जितने टाइम में रिएक्टेंट का 2 मोल्स कंज्यूम होगा उतने ही टाइम में प्रोडक्ट का कितना मोल्स बन जाएगा? 5। 2:5 रेशियो में रिएक्शन हो रहा है। मतलब जितने स्पीड से रिएक्टेंट डिसअपियर करेगा उससे फास्टर रेट पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। 2:5 रेशियो में रिएक्शन हो रहा है। सो हेयर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एक रिएक्शन का एक ही स्पीड होता है, मतलब एक ही वैल्यू आता है। मगर कोफिशिएंट्स अगर अलग अलग है तब तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग होगा। और वैल्यू अगर अलग अलग आएगा तो वहां पे कोफिशिएंट से डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोफिशिएंट से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? सेम वैल्यू लाना होता है। मगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन का तो वैल्यू अलग अलग आएगा ही अगर कोफिशिएंट अलग अलग है तो यहां पर कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। तो जब भी हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ डिवाइडिंग बाई कोफिशिएंट। जैसे हम यहां पे लिख लें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, this will be simply minus dr by dt। ठीक है, अब क्या हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं? -1/2 dr by dt मल्टीप्लाइड बाई 2। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम लिख दें यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट,
तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसअपेरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ कोफिशिएंट से तो डिवाइड करना नहीं है. दिस विल बी सिंपली dp अपॉन dt. और इसी को हम यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये क्वांटिटीज यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको निकालने के लिए क्या इक्वेशन आ गया? रेट ऑफ डिसअपेरेंस और फॉर्मेशन, दिस विल बी इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट. समझ गए? रेट ऑफ डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन, this is equal to rate of reaction multiplied by coefficient. और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपेरेंस और फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट. एक हम इक्वेशन लिख लें यहाँ पर, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. सपोज आपको दिया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज x मोलर पर सेकेंड. आपसे पूछ दिया व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन of NH3. टू एक्स बाई 3. एक तो हम सिंपली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन ये पहले निकाल लें. रेट क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपेरेंस और फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट. अभी देखा हमने. रेट, दिस विल बी रेट ऑफ डिसअपेरेंस और फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट. रेट ऑफ डिसअपेरेंस ये है x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन, दिस इज 3. रेट आ गया. अब एक बार रेट आ गया तो रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला रेट मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट. रेट कितना आया है? x बाई 3. फॉर्मेशन किसका निकाल रहे हैं? अमोनिया का. अमोनिया का कोफिशिएंट कितना है? 2. तो यहां पर आंसर आ गया 2x बाई 3. समझ गए? रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालने का फॉर्मूला क्या देखा अभी हमने? रेट ऑफ डिसअपेरेंस और फॉर्मेशन, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? रेट मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट. रेट कितना आया था? x बाई 3. अमोनिया का कोफिशिएंट कितना है? 2. तो बस फॉर्मूला में रख दिए. दूसरा तरीका सिंपल यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते थे. रेट ऑफ डिसअपेरेंस H2 का दिया है और NH3 का फॉर्मेशन निकालना है. जिसका दिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका निकालना है उसको राइट हैंड साइड में. सबसे पहला रिजल्ट लिखते हैं कोफिशिएंट के टर्म्स में. अगर रेट ऑफ डिसअपेरेंस H2 का है 3, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NH3 का कितना है? 2.
तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस H2 का अगर है 1 तो फॉर्मेशन NH3 का कितना हो गया 2/3। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस अगर H2 का है x तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NH3 का कितना हो गया, समझ गए? फैक्टर्स affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction. इसमें सबसे पहला नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे बताएंगे कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा कौन सा स्लो होगा? अभी क्या बताया था मैंने, आयंस के बीच का जो रिएक्शन होता है दैट इज फास्ट। लिख लीजिए यहां पर, आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट, आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट and reaction between covalent molecules is slow. Ionic reactions are fast and reaction between covalent molecules is slow. Second, temperature. This is very important. रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, लिख लीजिए इसको। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to temperature. For every 10 degrees rise in temperature, for every 10 degrees rise in temperature, rate of reaction gets doubled. For every 10 degrees rise in temperature, rate of reaction gets doubled. And the ratio of rate constants, and the ratio of rate constants at two different temperatures, ratio of rate constants at two different temperatures differing by 10 degrees, ratio of rate constant at two different temperatures differing by 10 degrees is known as temperature coefficient of the reaction, is known as temperature coefficient of the reaction. And the value of temperature coefficient, this lies in between 2 to 3. टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू लाई करता है बिटवीन 2 to 3, और हम ये मान के चलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 है, इसका मतलब फॉर एवरी 10 डिग्रीज राइज रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट डबल्ड। टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 3 है, इसका मतलब फॉर एवरी 10 डिग्रीज राइज रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट ट्रिपल्ड। जब टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू नहीं दिया रहता तो हम क्या लेके चलते हैं 2, और हम ये एज्यूम करके चलते हैं दैट फॉर एवरी 10 डिग्रीज राइज रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट डबल्ड। हम आपको दे दें यहां पर टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन is increasing
from 20 degree centigrade to 50 degree centigrade. How many times rate of reaction will increase? क्या हो जाएगा? 8 times. 20 से 30 में ये कितना होगा? डबल. 30 से 40 में फिर से डबल, 2 का डबल हो गया 4, और 40 से 50 में फिर से इसका डबल 8. Increase in rate of reaction with temperature. Increase in rate with temperature. इसके लिए जो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, टू टू द पावर डेल्टा टी बाई 10. 2 to the power delta t by 10. दो मिनट. चलिए आप खड़े हो जाइए बच्चे जल्दी से. एक रिएक्शन का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया फ्रॉम 210 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 210 से 300 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया. हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज? 2 raised to the power 9, that is 512 times. हो जाएगा ना? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? तीसरा हम लोग आ जाए. सरफेस एरिया. For solid reactants or in presence of catalyst, rate of reaction is directly proportional to surface area. For solid reactants or in presence of catalyst,
Rate of reaction is directly proportional to surface area. ठीक है, जैसे इस बच्चे ने सपोज ये पूरा मॉड्यूल ही आग में डाल दिया, कुछ आ ही नहीं रहा है, पूरा मॉड्यूल ही उठा के डाल दिया आग में। और दूसरे केस में इतना नफरत हो गया इसको इस मॉड्यूल से कि पहले उसके छोटे छोटे पीस में किया, उससे भी मन नहीं भरा, बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में ले आया और फिर आग में डाल दिया। किस केस में जल्दी खत्म हो जाएगा ये जल के? छोटे छोटे पीस में करेंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। जितना छोटा पीस में करते जाएंगे सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा, और जितना सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा रिएक्शन उतना फास्ट होते जाएगा। सो रिएक्टेंट्स इन पाउडर्ड फॉर्म विल रिएक्ट इमीडिएटली। चौथा आ जाए, कॉन्सेंट्रेशन। लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा हमने इक्विलिब्रियम में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स। लिख लीजिए इसको, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of reactants raised to their respective numerical coefficients, raised to their respective numerical coefficients. According to law of mass action. और लास्ट हम देख लें, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? फोटोकेमिकल रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। So for photochemical reaction, rate will be directly proportional to intensity of light. Effect of concentration. Effect of concentration देखने के लिए दो चीजों के बारे में बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। फिर से सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है यहां पर, after conducting experiment it was found that rate of reaction is depending on x powers of a and b powers of y. Rate of reaction is depending on x powers of a and y powers of b. ये हमें कैसे पता चला? After conducting experiment. अब यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और रेट दिस इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई।
अब ये जो इक्वेशन आ गया हमारे पास, या ये जो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। The equation that we get after conducting experiment is known as rate law equation or rate law expression। यहां पर x क्या है? x is order with respect to A, y this is order with respect to B, and x plus y is overall order of reaction। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं कि राणा साहब के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर क्या होता है? पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मतलब इसके किस पावर पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन? 2। अब इसके कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ेगा? 2 to the power 2, 4 टाइम्स। कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिए, 3 to the power 2, 9 टाइम्स। कॉन्सेंट्रेशन को 5 टाइम्स बढ़ा दिए, रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया? 5 to the power 2, 25 टाइम्स। समझ गए? वैसे आपको बोल दिए कि एक कैप वाले के बच्चे के रेस्पेक्ट में है ऑर्डर 3, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन के किस पावर पर डिपेंड कर रहा है? 3। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर ट्रिपल कर दें तो रेट कितना टाइम्स बढ़ेगा? 3 to the power 3, 27 टाइम्स। कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिए, कितना टाइम्स बढ़ेगा? 2 to the power 3, 8 टाइम्स। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 0, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन के 0 पावर पर डिपेंड करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें या कुछ भी कर दें, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज ही नहीं आएगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही रहेगा। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है 1, क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ, रेट कितना टाइम्स बढ़ेगा? 2 टाइम्स, 2 to the power 1। कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल किए, कितना टाइम्स बढ़ेगा? 3 टाइम्स। कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ा दिए, रेट भी 4 टाइम्स बढ़ेगा। तो जितना टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, अगर उतना ही टाइम्स रेट में भी आ जाए, इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा? 1। कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज कर रहे हैं, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑर्डर इज 0। क्लियर हो गया यहां तक? मेथड्स फॉर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड्स फॉर फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Final rate by initial rate, this is equal to final concentration by initial concentration to the power n। n जहां भी आएगा, this is order of reaction। ठीक है? इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे सपोज आपको दिया है that when concentration of reactant is doubled, rate of reaction increases 4 times। concentration को डबल कर रहे हैं, रेट 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तो concentration डबल हो रहा है, इसका मतलब
फाइनल बाय इनिशियल ये 2 हो गया और राइट हैंड साइड में आ गया 2 टू द पावर n। इसके कारण रेट कितना टाइम्स बढ़ रहा है? 4 टाइम्स। सो फाइनल बाय इनिशियल रेट ये हो गया 4 और n का वैल्यू आ गया 2। समझ गए? आपको दिया है कि कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, रेट 20 टाइम्स बढ़ गया, 27 टाइम्स। कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल हुआ, रेट 27 टाइम्स बढ़ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल हुआ मतलब राइट हैंड साइड में आ गया 3 टू द पावर n। रेट कितना टाइम्स बढ़ रहा है? 27 टाइम्स। सो n इज इक्वल टू 3। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। When concentration of reactant is doubled, when concentration of reactant is doubled, rate of reaction becomes half. When concentration of reactant is doubled, rate of reaction becomes half. What is order of reaction? कॉन्सेंट्रेशन को डबल किए, रेट आधा हो गया, ऑर्डर क्या होगा? -1। जब एम्स का अलग से एग्जाम होता था उस टाइम का ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो कॉन्सेंट्रेशन डबल हुआ मतलब राइट हैंड साइड में फिर से क्या आ गया हमारे पास? 2 टू द पावर n। यही आ गया। इसके कारण रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये हो गया आधा, हाफ। और ये आ गया 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n और n इज इक्वल टू -1। चलिए इंटीग्रेशन मेथड में दो बात कर ले, एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारे सिलेबस में यही दो है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या आता है? यही आता है। सी नॉट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट जीरो टाइम। सी टी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट टाइम टी के रेट कांस्टेंट। अब जैसे अगर हम इसी एक्सप्रेशन को लिख लें हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पर ये एक्सप्रेशन को लिखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट जीरो टाइम, ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट हाफ लाइफ, टाइम को हाफ लाइफ लेके चल रहे हैं। हाफ लाइफ पर कितना बचता है? हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट हाफ लाइफ विल बी C naught by 2. This is equal to K to T half। और T half का वैल्यू कितना आ जाएगा? C naught by 2K। और हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, this will be directly proportional to initial concentration। समझ गए? क्या नाम? सुमेधा। कितना पावर है? -5.75 डायोप्टर्स। कितना पढ़ाई कर लिए आप?
चलिए सुमेधा, यहाँ पे बताइएगा मुझे, अब इसी एक्सप्रेशन को अगर हमें लिखना है सपोज T75% के लिए, तो सबसे पहले तो T75% का मतलब समझाइए क्या होता है। 75% रिएक्शन हो गया और रिएक्टेंट कितना बचा रह गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, 25%। ठीक है, अब बताते जाइए यहां पर, ये तो एज इट इज लिख लेंगे, C0 concentration of reactant left at T75% will be 25% of initial concentration। 25% कितना होता है, 1/4। सो 1/4 ऑफ इनिशियल, ये हो गया C0/4। दिस इज इक्वल टू K T75%। यही आ गया, और ये कितना आ गया, और T75%, दिस इज 3C0/4K। इस तरीके से एक्सप्रेशन लिख लेंगे आप लोग। जीरो ऑर्डर का कोई एग्जाम्पल बताइए। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ओवर मोलिब्डेनम और टंगस्टन सरफेस, और फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl। photochemical reactions are generally zero order। H2O2 जीरो ऑर्डर नहीं होता, फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है। एनसीईआरटी में यही दो एग्जाम्पल दिया है, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। चलिए, अब यहां पर अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसी एक्सप्रेशन को अगर हम Ct को इधर ले जाएं, Kt को इधर ले जाएं, तो इसी को हम लिख सकते हैं C0 माइनस Kt, दिस इज इक्वल टू Ct। Ct क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट चेंजेस विथ टाइम। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हमने कहां पे लिया है, वाई एक्सिस। टाइम t को कहां पे ले रहे हैं, x एक्सिस। तो एक इक्वेशन आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, विल गेट स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आएगा, C0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्लोप कितना होगा यहां पर, -K। तो स्लोप का वैल्यू अगर एक बार दिया है तो रेट कांस्टेंट K का वैल्यू बता सकते हैं, और y इंटरसेप्ट से हम बता सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट जीरो टाइम। जीरो ऑर्डर से कर लेंगे क्वेश्चंस। वैसे ही अगर हम आ जाएं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या आता है, K इज इक्वल टू 2.303/T log C0/Ct।
What is the time taken for first order reaction to go to the completion stage? Completion stage का मतलब क्या होगा? Concentration of reactant at time t left will be 0, and anything divided by 0 will be infinity. Log of infinity will also be infinity, and anything multiplied by infinity will also be infinity. So first order will take infinite time to go to the completion stage. यहाँ पे हाफ लाइफ, दिस इज 0.693 बाई के, या इसी को हम लिख सकते हैं ln 2 बाई के. ln क्या है? नेचुरल लॉग, और लॉग टू द बेस e. इसी को हम अगर लॉग टू द बेस 10 में ले आएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2.303 log 2 बाई के, जो कि आता है 0.693. और हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. अब यहां पर कुछ वैल्यूज जो कि आपको याद रखना है. T75% बाई T50%, ये कितना आता है? 2. T90% बाई T50%, 3.3, और T90% is 3.3 times of the half life. T99% by T50%, 6.6, and T99.9% by T50%, this is 10. T75% is 2 times of the half life. ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए. मान लीजिए इनिशियली हमारे पास है 100. पहले हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? यहाँ पे हर हाफ लाइफ में क्या होता है? आधा हो जाता है. तो 100 से स्टार्ट किए तो पहले हाफ लाइफ के बाद कितना होगा? 50% खत्म हो गया. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 50 से. दूसरे हाफ लाइफ के बाद कितना खत्म हो गया फिर से? अब कितना बच गया? 50 का आधा, 25. तो पहले हाफ लाइफ में कितना? अब 100 से 25 बचा, मतलब कितना परसेंट खत्म हो गया? 75%. सो T75% में कितना हाफ लाइफ लग गया? 2. वैसे हम आपसे बोल दें कि एक और हाफ लाइफ टाइम. अब कितना बचेगा यहां पे? 12.5. तो 100 से स्टार्ट किए थे, 12.5 बच गया. कितना खत्म हो गया? 100 माइनस 12.5 कितना हुआ? 87.5. मतलब T87.5% will be 3 times of the half life. ठीक है? तो इतना दूर तो कुछ कुछ आया समझ में. जितना समझ में आएगा उतना ही मैं बताऊंगा. क्या नहीं आया समझ में? आ गया ना?
आगे बैठेंगे तो सब आएगा। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्या ऐसा आप लोगों के साथ कर दिया जाए कि थोड़ा रिजल्ट और इम्प्रूव हो जाए? हमें तो रिजल्ट चाहिए। बोलिए। क्वेश्चंस, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चंस, मगर क्वेश्चंस के लिए थ्योरी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अभी मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है कि थ्योरी आता है आप लोगों को। तो एक बार थोड़ा सा और हो जाए, ऑर्गेनिक फिजिकल कंप्लीट हो जाए, फिर हर दिन क्लास में 45 मिनट इनऑर्गेनिक अगर पढ़ेंगे तो कुछ टाइम क्वेश्चंस के लिए रखेंगे। अब फिजिकल में ज़्यादा बचा नहीं है। मॉलिक्यूलैरिटी ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, एनसीईआरटी 12th बोर्ड्स के लिए जो भी पढ़े होंगे। मॉलिक्यूलैरिटी, आर्हेनियस इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में 3 ही तो इक्वेशन है आपके पास। कौन कौन सा? एक तो है K, दिस इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। इसी को हम लिखते हैं log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। and log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में क्या रोल होता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा इनवर्सली। एक्टिवेशन एनर्जी समझते हैं क्या होता है? बताइए थोड़ा सा मुझे, बिल्कुल आसान शब्दों में बताइए जो कि आ जाए समझ में। हाँ, एक्टिवेट करने के लिए जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। जैसे आप मान लीजिए कि नीट एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट इज 100 किलो जूल। मान लीजिए कि नीट एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो है 100 किलो जूल। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए 100 किलो जूल। अब अभी राणा साहब का एनर्जी है 60 किलो जूल, तो इनको एडिशनल कितना एनर्जी कम से कम देना पड़ेगा? 40। और इनको एक्टिवेट करने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है? 40। ये हो गया इनका एक्टिवेशन एनर्जी। वैसे ही सुमेधा का बोल दें कि अभी एनर्जी है 90 किलो जूल, तो कितना एडिशनल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है? 10। और इसका एक्टिवेशन एनर्जी हो गया 10। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन आसानी से होगा, या एक्टिवेशन एनर्जी कम है तब रिएक्शन आसानी से होगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम मतलब कम ही एडिशनल एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो वो रिएक्शन ज़्यादा आसानी से होगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। समझ गए? तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी ब्रेक की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, या है? ठीक है, 10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर बॉटनी की क्लास होगी 2:30 कितने तक? 3:30। 3:30 में बिल्कुल खाली हो जाएगा सब।